हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो सुज़लॉन एनर्जी के बारे में है। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने सुज़लॉन एनर्जी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करी। और आज की वीडियो में केवल आपकी डिमांड पर हम सुज़लॉन एनर्जी के नेगेटिव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारी सुज़लॉन एनर्जी की पिछली वीडियो में हमारी ऑडियंस ने भर भर कर कमेंट्स करी है कि वो सुज़लॉन एनर्जी के नेगेटिव्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। और ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आप एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हो और आप काफी ज्यादा अलर्ट हो। तो चलिए दोस्तों, आज सुज़लॉन एनर्जी के नेगेटिव्स के बारे में जानते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एकदम सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो। आज सुज़लॉन एनर्जी लगातार 52 वीक्स हाई हिट कर रहा है और ये इंडियन स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बन चुका है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2020 से पहले ये इंडिया का बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर था। यानी इस शेयर के अंदर बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में शेयर्स का भाव ये 16 गुना बढ़ने के बावजूद भी सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स ये 90% डाउन चल रहे हैं 2008 के अपने उच्च स्तरों से। इसका मतलब है, अगर किसी ने 2007 से 8 के बीच सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स में पैसे लगाए होंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज भी 90% डाउन चल रही है। तो सुज़लॉन एनर्जी की हिस्ट्री ये काफ़ी ज़्यादा रंगीन है। 2003 से लेकर 2007 के बीच इन्होंने प्राइवेट इक्विटी के जरिए फंड्स रेज किए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ाई और एक बड़ी कंपनी को भी अक्वायर कर लिया था। 2006 में सुज़लॉन एनर्जी का आईपीओ आ गया था और ये एक काफ़ी पॉपुलर आईपीओ था। सभी की जुबान पर सुज़लॉन एनर्जी का नाम रहता था, क्योंकि ऐसा लोगों को लग रहा था कि विंड एनर्जी इज द नेक्स्ट बिग थिंग और विंड एनर्जी का मतलब है इंडिया में सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी की शेयर प्राइस में उसी तरह का क्रेज चल रहा था जो आज के दिन में चल रहा है। उसके बाद में अगले 2 सालों में सुज़लॉन एनर्जी की शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ी एंड 2008 में आ गए फाइनेंशियल क्राइसिस। इसकी वजह से सुज़लॉन एनर्जी को काफ़ी एक बड़ा हिट लेना पड़ा और सुज़लॉन एनर्जी का शेयर प्राइस ये लगातार नीचे गिरने लगे, क्योंकि कंपनी के लोन्स ये बहुत तेज़ी से बढ़े थे और उन्हें चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था इन फ्यूचर। FY13 से लेकर FY22 तक कंपनी केवल एक वर्ष में प्रॉफिटेबल रही थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और 2014 में कंपनी की जो नेटवर्थ है ये नेगेटिव में चली गई थी, जो आज भी नेगेटिव चल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस में अभी भी स्ट्रगल जारी है, बट शेयर प्राइस ये तेजी से बढ़ते जा रहा है और एवरीडे हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है और इसी वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन में चले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड डेटा दे देता हूँ, जिसके अंदर एक बड़ी ब्रोकरेज कंपनी ने रिसेंटली सुज़लॉन एनर्जी पर एक रिपोर्ट बनाई है और इसके अंदर इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि सुज़लॉन एनर्जी के रेवेन्यूज ये अगले 2 सालों में 37% CAGR से बढ़ सकते हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 1.7 बिलियन से बढ़कर 11 बिलियन हो सकते हैं अगले 2 सालों में, यानी टिल FY25। और इस प्राइस पॉइंट पर कंपनी आपको 24 के पी मल्टीपल पर मिलेगी और EPS कंपनी जनरेट करेगी 0.9 रुपीज पर शेयर का। और अभी कंपनी का पी रेशो क्या चल रहा है, तो अभी कंपनी का पी रेशो चल रहा है 151 का, जो एक्सपेक्टेड पी मल्टीपल से काफ़ी ज़्यादा है। और वही अगर हम बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो ये 0.8 की है। और वहीं पर कंपनी का EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर चल रहा है 0.42 का। हालांकि लास्ट ईयर कंपनी ने 2.28 रुपीज पर शेयर का EPS जनरेट किया था, बट ऑन एन एवरेज कंपनी का EPS 0.42 का है, जो अगले 2 वर्षों में बढ़कर 0.9 का हो सकता है। तो यहाँ पर पी रेशो के मुकाबले स्टॉक अभी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्री पी रेशो ये 41.5 का है। एक और तरीका है कंपनी को वैल्यू करने का, वो है बुक वैल्यू के जरिए। बट यहाँ पर कंपनी की जो बुक वैल्यू है यही 1 रुपी के भी नीचे है, तो यहाँ पर शेयर प्राइस ये 33 रुपीज के आसपास चला गया है, बट बुक वैल्यू अभी भी 1 रुपए के नीचे है। तो इस प्राइस पॉइंट पर कंपनी को वैल्यू करना ये सही नहीं रहेगा और बुक वैल्यू के जरिए आप कंपनी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो ये भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो ये नेगेटिव में चल रहे हैं। कंपनी की जो नेटवर्थ है मैं आपको बताऊं तो ये 2014 से नेगेटिव में ही चल रही है और लगातार ये कंसिस्टेंटली नेगेटिव में ही है। लेकिन वहीं पर एक पॉजिटिव भी है कंपनी के लिए। कंपनी की जो बोरोइंग्स है ये इन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस करी है टिल 1900 करोड़ रुपीस।
तो कंपनी की बोरोइंग्स तो कम हो चुकी है, यानी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, ऐसा बेसिक लॉजिक कहता है। बट यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देखनी है कि जहाँ पर कंपनी की बोरोइंग्स रिड्यूस हुई है, वहाँ पर कंपनी को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी को सैक्रिफाइस करनी पड़ी है, उसके बाद ये बोरोइंग्स रिड्यूस हुई है। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सैक्रिफाइस कंपनी ने किया है। तो ये है फिक्स्ड असेट्स कंपनी के 2012 में, जो 12,000 करोड़ रुपए के थे, और आज की तारीख में वो रिड्यूस होकर हो चुके हैं 800 करोड़ रुपए के। 12,000 करोड़ रुपयों से सीधे 800 करोड़ के फिक्स्ड असेट हो चुके हैं। यानी इतने असेट्स कंपनी ने बेचे हैं, तभी उन्हें वो पैसा मिला है और उन्होंने डेट चुकाई है। और कहीं कहीं पर तो उन्होंने सेटलमेंट भी करी है, यानी डेट के पैसे शायद वापस भी नहीं करे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो। कंपनी के प्रीवियस 2012 में कैश इक्विवेलेंट्स कितने थे, तो वो थे 2,600 करोड़ रुपए के, और वो अभी रिड्यूस होकर हो चुके हैं केवल 360 करोड़ रुपए के। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आप अगर डिटेल में पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को सैक्रिफाइस करनी पड़ी है। अगला है यहाँ पर शेयर होल्डिंग। तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स जो है ये काफ़ी लो शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। 14.5% की पहले थी, जो रिड्यूस होकर अभी 13.5% के भी नीचे आ चुकी है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात भी प्रमोटर्स ने की है कि इन्होंने जो प्लेज शेयर्स थे इन्हें रिलीज कर दिया है, और अभी प्लेजिंग ये कम्प्लीटली इन्होंने नील कर दिया है। बट वहीं पर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं इन द लास्ट 1 ईयर। यानी जब शेयर्स का भाव जून से लेकर सितंबर तक 2-3 गुना हुआ है, वहां पर प्रमोटर्स ने भी अपना थोड़ा माल हल्का किया है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर एफ जो है ये इंटरेस्टिंगली इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। लाइक पहले ये 3% ओन करते थे, और अभी इनकी शेयर होल्डिंग 10% के भी ऊपर चली गई है। वहीं पर जो DIIs है, यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो अपने शेयर्स बेचते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SBI के पास शेयर्स थे जो 4% से अभी 0 हो चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है ये इनके लेंडर्स है, यानी इन बैंकों ने सुजलॉन एनर्जी को जो कर्जा दिया था उसके अगेंस्ट सुजलॉन एनर्जी ने अपना इक्विटी इन कंपनीज को दिया था, यानी अपने शेयर्स उनको दे दिए कि आप जब भी चाहो इन शेयर्स को बेच दो और अपना पैसा वसूल कर लो। तो यहाँ पर बैंक्स क्या कर रही है, जब शेयर्स का भाव बढ़ रहा है तो वो उसका फायदा उठा रही है और अपने शेयर्स बेचकर अपना पैसा ये सेटल करके ले रही है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स अपनी स्टेक सेलिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे बड़े न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है विंड एनर्जी को, और ये सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। बट कंपनी की जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो क्या कंपनी इन फ्यूचर भी मेंटेन कर पाएगी? क्या ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है और अगले 3-4 सालों तक या फिर 2030 तक ये प्रॉफिट सस्टेन कर पाएगी और ग्रो कर पाएगी? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उसके बाद में ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर सच में कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड कर रही है तो डेफिनेटली आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। बट अगर कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय है और आगे चलकर आप ही को ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे ये सिचुएशन ना एक अरेंज मैरिज की तरह लगती है। अब आप कहोगे ये शेयर मार्केट के बीच में अरेंज मैरिज कहाँ से घुसा दिया? लेकिन आप यहाँ पर जरा सोचिए, जब आप अरेंज मैरिज करते हो तब आपको बहुत कम समय मिलता है सामने वाले व्यक्ति को जानने के लिए और पूरी तरह से समझने के लिए। उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उनका आचरण कैसा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका व्यवहार कैसा है। और सुजलॉन एनर्जी की केस में रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ भी यही हो रहा है। पिछले 2-3 महीनों से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स सुजलॉन एनर्जी के साथ एक अरेंज मैरिज के रिश्ते में बन चुके हैं और अभी शुरुआत का समय उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, जैसे एक अरेंज मैरिज के अंदर होता है। ये जो व्यक्ति है जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है, इनके जो एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड है, यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स है जो ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं, ये इन एंड आउट सब कुछ भली भांति जानते हैं कि ये व्यक्ति एक्चुअली कैसा है और ये धीरे धीरे करके अपना बैगेज ये हल्का करते जा रहे हैं, यानी अपने शेयर्स बेचते जा रहे हैं। और जो पापा है यानी कंपनी के प्रमोटर्स, इनकी शेयर होल्डिंग ये ऑलरेडी बहुत कम है और ये लड़की की विदाई करने के लिए एनी मोमेंट तैयार है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाए तो आप क्या करोगे? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हम तो यहाँ पर बाराती है, हम केवल यहाँ नजारा देख सकते हैं। ये विवाह सक्सेसफुल होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो यही चाहते हैं कि सबका अच्छा हो जाए और किसी के साथ बुरा ना हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यार, अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो फेसबुक पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।